मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ दीदी। देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ छोड़ो मुझे, चल सांस मत ले। क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। प्लीज मुझे जाने दो। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तू पैदा ही है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हत्थे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे
जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूंगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा जरूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी संभालिए अपने आप। देखिए मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने माँ जी। चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। ज्योति बेटा, मजा आ गया, खाना बहुत बढ़िया बनाया तुमने। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये खाना बनाया है, दाल में कितना नमक है, और ये चावल देख कैसे बनाए तूने। तुझे खाना बनाने नहीं आता? अरे मायके वालों ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे कम से कम तुझे खाना बनाना तो सिखा देते। अरे सुनीता जी, खाना तो अच्छा बनाया है इसने। अरे चिंगारी जी, आप एक मिनट रुकिए। तुझे मेहमान की इज्जत करनी नहीं आती है? ऐसा खाना खिलाते हैं मेहमान को? अरे माँ, चिंगारी दीदी सामने बैठी, क्या कर रही हो आप? रहने दो ना, क्यों सुना रही हो बेचारी को? बुरा लग रहा है उसे। तू चुप कर, जोरू का गुलाम कहीं का। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनीता जी, मैं आपको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आपकी बहू के सामने मैंने कुछ बोला नहीं। ये क्या तरीका अपनी बहू से बात करने का है? एक बात बताइए, जब आप खुद अपनी बहू की इज्जत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत क्या करेगी? बोलिए ना, ये कोई तरीका है क्या? घर में आए मेहमान के सामने बहू को सुना दिया। चिंगारी जी, इसकी शादी को ना 3 साल हो गए और अभी तक इसे खाना बनाने नहीं आया। अरे ऐसी बहुओं को ना अगर सर पे चढ़ा लो ना तो ये किसी काम की नहीं रहती है, इन्हें तो पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। बस सुनीता जी बस। आप जैसी सास की जो मानसिकता होती है ना, वही घर में कलेश छटकाना बनती है। बहुओं को जब पैर की जूती समझेंगे तो सिर का ताज कहाँ से बन पाएंगे? बताइए ना। अरे बहुओं को तो प्यार से रखा जाता है, बेटी की तरह रखा जाता है, दिल में रखा जाता है, लेकिन आप सिर्फ जूती के नीचे रखेंगी तो आपको इज्जत नहीं देगी। 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत उतारेगी वो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना सबसे पहले इज्जत देना पड़ता है। अरे ये तो उसकी शराफत थी जो उसने मेरे सामने आपको जवाब दे दिया। याद रखना, अगर आपकी ऐसी आदत रही ना तो 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत भी यही उतारेगी। फिर आप ढिंढोरा पीटते रहना तो मेरी बहू ऐसे आगे घर में कलेश कर दिया, घर को बांट दिया। देखिए सुनीता जी, इज्जत चाहिए ना तो सबसे पहले बड़ों को इज्जत देना पड़ता है छोटों को, तभी छोटे बड़ों को इज्जत देते हैं। और एक बात बताइए, आपकी खुद की भी बेटी है ना जिसके अगले साल शादी है, अगर जाके वो ससुराल में इसी तरीके से करेगी तो आप क्या करेंगी? जब उसकी सास इस तरीके से व्यवहार करेगी तो अपनी बेटी की बात मानेंगी ना, हैं? फिर आप उसके सास से लड़ना शुरू कर देंगे, बेटी को घर बुला लेंगे, तलाक करवा देंगी। देखिए लोग कहते हैं ना कि बहुएं घर तोड़ती है, बहुएं घर नहीं तोड़ती। सबसे पहले सास घर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है तभी बहुएं मजबूर होकर जाकर उसका अपना भांडा फोड़ती है। देखिए सुनीता जी, जब इंसान रोज एक ही काम करता है ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। कभी नमक ज़्यादा होगा, कभी तेल ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको 4 लोगों के बीच में सुनाना शुरू कर देंगे। उसने मेहनत से ही कम से कम 1.5-2 घंटे लगाए ना खाना बनाने में, उसने जानबूझ को तो नमक ज़्यादा कम नहीं किया ना, है? देखिए बहू को जब प्यार से रखेंगी ना तो बहू बेटी बन के रहेगी, लेकिन बहू को अगर पैरों के नीचे दबा के रखेंगी ना, आजकल की बहुएं नहीं है कि सुन लेंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं मिश्रा जी के यहाँ गई थी, वहाँ पे उनकी बहू ना चाय लेके आई थी।
मिश्रा जी की वाइफ को चाय दी। जैसे वो चाय देने गई, चाय का कप नीचे गिर गया, टूट गया। बहू घबरा गई, क्या पता सास मेरे को डांटेंगी मारेंगी। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। पता उनकी सास ने क्या बोला? अरे बेटा, तेरे से कप नहीं गिरा है, वो तो मैं ठीक से नहीं पकड़ पाई इसलिए कप गिर गया। इसका मतलब समझी? गलती करने वाला नहीं, गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और घर परिवार ऐसे ही चलता है। छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करेंगी ना, घर परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ों पर ड्रामा करेंगी ना, घर नहीं चल पाएगा अच्छे से। समझी इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मेरे पति ने कभी इस बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई। एग्जैक्टली माँ, पापा ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप दादी के सारे जुल्म सहती रही। और कहीं ना कहीं यही हाल मेरा भी है। जब तक आप मेरी बीवी को घर की चार दीवारी में कुछ भी बोलती थी, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन आज जब मेहमानों के सामने आपने बोला तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी आवाज़ दबा दी। माँ, अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाना गुलामी नहीं, प्यार कहलाता है। और वो बेचारी किसके भरोसे आई है अपना परिवार छोड़ के? मेरे भरोसे आई है ना। तो माँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बीवी आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ बनाना चाहती है। आप उसे एक मौका देकर देखिए, अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर देखिए। फिर देखिए इस घर में कितनी खुशी आ जाएंगी। ये लीजिए पानी। बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, आज सोमवार है ना, तो सोमवार का व्रत रहता है मेरा। अरे, तेरा व्रत है, चल जा तू आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। हाँ, और हाँ, आज के बाद ना तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना। हाँ, जा तू आराम कर। ठीक है माँ जी। हाँ सुनीता जी, जब सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाएगी ना, तो देखिएगा हर बहुएं अपनी सास को मां मानना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए अब खाना खाइए। और बेटा सत्यम, अच्छा हुआ जो तूने अपनी आवाज़ उठाई। अगर आवाज़ नहीं उठाता ना, तो ज़िंदगी भर इस तरीके से घुट घुट के रहता। और तेरी माँ बदलती नहीं खुद को। अरे क्या ड्रामा मचा रखा है तुम लोगों ने? साथ में नहीं रहे तो भागो यहाँ से, छोड़ो दूसरे को, तलाक ले लो। शादी के 10 दिन हुए नहीं है, तुम लोगों को तुम्हें शुरू हो गई है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या है ये सब? तो दीदी मैं क्या करूं, आप ही बता दो। इस जैसे इंसान के साथ रहूं? अरे 10 दिन में इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। शादी से पहले तो बड़ा बोलता था कि मुझे खुश रखेगा, रानी बना के रखेगा, और अब देखो रात दिन लड़कियों से बातें करता रहता है। ऐसे इंसान के साथ थोड़ी ना मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। क्यों बे, क्या चल रहा है ये सब? शादी के पहले क्या कहते, शादी के बाद नहीं सुधर तेरी? दीदी ये झूठ बोल रही है, मैं फोन में नहीं लगा रहता हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर कल रात को किस लड़की का कॉल आया था जो बोल रही थी कि जानू खाना खा लिया, टाइम से घर पहुंच गए? दीदी ये सफेद झूठ बोल रहा है। वो तो कल मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, तब भी देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपके सामने। क्यों बे, क्या बोल रही है तेरी लुगाई? देख सच सच बता, वरना मार मार के तेरा भूत बना दूंगी मैं। क्या चल रहा है सब? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो सिर्फ मेरे ऑफिस कलीग का फोन था। आपको तो पता है ना, मैं 24/7 ऑफिस में काम करता हूँ। नाइट में भी शिफ्ट होती है, डे में भी शिफ्ट होती है, सारा दिन काम होता है। दीदी उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम घर पहुँच गए, और घर पहुँच गए तो मुझे कॉल कर लेना ताकि कल की मीटिंग सेट हो जाए। बस इतनी ही बात थी दीदी, और इसने शक कर लिया। फिर ये मैसेज क्या है कि जानू घर पहुंच गए ना, फ्री हो कॉल करना? दीदी उसने जानू नहीं लिखा था, तुम सच बताओ, उसने जानू लिखा था क्या? अरे जानू नहीं लिखा था तो क्या हो गया, मैसेज तो किया था ना। और दीदी एक बात बताना, वो कौन होती है पूछने वाली कि ये घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? दीदी उसने सिर्फ कॉल इसलिए किया था ताकि वो कल के मीटिंग की टाइमिंग कंफर्म कर सके। अब ये माजरा समझ आ गया मुझे कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती मैं। वैष्णवी तू बैठ पहले, और तू बैठ। पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच में सिर्फ गलतफहमी वाली लड़ाई चल रही है। पता है, शक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये। और ऐसे हजारों लाखों घर तबाह हो गए, कम से कम अपने घर को तबाह होने से बचा लो। देख बेटा, ये कंपनी में काम करता है, 24/7 इसका ऑफिस है। और ठीक है, किसी कली का मैसेज आ भी गया तो इसे क्लियर कर लेती ना। जबरदस्ती से लड़ने की क्या जरूरत थी, शक करने की क्या जरूरत थी? इसने बोला ना, क्लियर किया ना। और तू झूठ बोल रही है कि उसने जानू लिखा था। जानू ने लिखा ना। देख मैं जानती हूँ
जो पत्नियां होती हैं ना अपने पति को किसी का शेयर नहीं कर सकती हैं। उसका किसी लड़की के साथ हंस के बात करना ही पसंद नहीं आता। लेकिन बेटा समझ इस बात को, जब ये बाहर निकले कमाएगा तभी तो घर परिवार का खर्चा चला पाएगा ना। और छोटी छोटी बातों को लेके क्लियर किया जाता है, शक नहीं किया जाता, समझी। और तू भी एक बात सुन ले, नौकरी करता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी वक्त तेरे कोई सिर्फ कलीग तेरे को मैसेज कॉल कर देगी। देख घर परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा, बहुत समझ बूझ से चलाया जाता है, समझा ना। और ऐसे कोई भी चीज इसके दिमाग में अगर शक घर कर बैठी है ना तो क्लियर करना। लड़ने झगड़ने से या फिर तलाक लेने से, अलग हो जाने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। 10 दिन हुआ तुम्हारी शादी को, जग को मत हंसवाओ, समझे। वैष्णवी बात समझ इसको। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे इन पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही बताओ ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ऐसे रात रात में लड़कियों का कॉल आता है तो मुझे परेशानी होती है। लेकिन आपने हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, वरना तो हमारा परिवार बिखर ही जाता। लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं इन पे शक नहीं करूंगी, ना इनसे लड़ाई करूंगी, बैठ के इनके साथ क्लियर करूंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसके दिमाग से सब जैसी लाई बीमारी को दूर किया। देखो तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, एक दूसरे का प्यार साझा करो ना, प्यार बांटो, वक्त गुजारो, बाहर घूमने जाओ। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, रूठ जाना, फिर खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, ये सब गलत है, समझे ना। आगे से मैं सुन ना लूं। और बेटा तुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चल जा मेरे चाय बना के लेना। और तू उसके सामने मैंने तुझे डांटा नहीं चाहता, आगे से अगर ऐसी गलती किया ना बहुत मारूंगी तुझे, समझा। भाई पहलवान मजा आ गया, बहुत अच्छी कॉफी बनाई तूने, सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। दीदी मैं तो रोज ही अच्छी बनाता हूँ, आपको पता नहीं, कभी कभी अच्छी लगती है तो कब रख के आ रहा हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, जा रख के। दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी, दीदी हमें बचा लो, हमें बचा लो दीदी, अरे क्या हो गया? दीदी हमें बचा लो। पहले बैठो बैठो बैठो, क्या बात है, कोई पीछे पड़ा है क्या? दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी। हाँ हाँ दीदी हमें बचा लो दीदी। अरे बात क्या है, बताओगे मुझे साफ साफ, क्या हो गया है? हैं? बताओ मुझे। हम दोनों ना भाग कर आए हैं। हाँ दीदी हम दोनों भाग कर क्या आए? भाग कर क्या है, क्या मतलब? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम लोग? दीदी आपके बारे में कौन नहीं जानता, दीदी आप ही हम दोनों की आखिरी उम्मीद हो। हम बहुत आशा के साथ यहाँ पर आए हैं दीदी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो दीदी। देखो साफ साफ मुझे बात बताओ, बात क्या है? पहलवान बेटा 2 गिलास पानी लेके आ। घबराओ मत तुम लोग, ये लो पानी पियो। अब मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी कराने के लिए राजी ही नहीं है। मेरे पापा किसी और से मेरी शादी कराना चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपने घर वालों से बात की? बहुत बार की दीदी, बहुत बार बताया, लेकिन बीच में हमारी कास्ट आ जाती है। अब मैं ठहरी कलेक्टर की बेटी और ये छोटे से किसान का बेटा, मैं क्या करूं दीदी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पापा को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पापा मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन अगर पापा की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो मेरे जबरदस्ती किसी और के साथ शादी कराना चाहते हैं। देखो तुम लोग घबराओ मत, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना घर वालों से बात करना बहुत जरूरी होगा मुझे, तुम्हारे घर वालों से भी और तुम्हारे घर वालों से भी। देखो तुम लोग चिंता मत करो, और समझ ही नहीं आता ये समाज वालों को हो क्या गया है, हर चीज में जात क्यों लेके आते हैं। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने पूछा था क्या नर्स से कि तुम्हारी जात क्या है? या फिर तुम्हारे पापा ने जो मिठाइयां बंटवाई थी उस हलवाई से पूछा था कि तुम्हारी जात क्या है? हैं? बताओ ना, नहीं पूछा था ना? तो फिर ये जब तुम अपना फैसला खुद लेना चाहती हो, बड़ी हो गई हो, बालिक हो, तो फिर इसमें जात कहां से आ गई? देखो बेटा तुम दोनों परेशान मत हो, तुम दोनों घर वालों से बात मैं करूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़े ना मैं वहां पे चलूंगी भी, कानपुर मना लूंगी,
लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, सोच समझ के ही शादी करना। जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिंगारी की इमेज की बात है, समझे? दीदी मैं भले एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ अपनी मेहनत और लगन से कमाता हूँ, मैं उतने में इसको बहुत खुश रख सकता हूँ दीदी। भैया इतना मत घबराओ आप दोनों सही हो ना तो चिंगारी दीदी सब सही कर देंगी। सही कह रहा है पहलवान तू, और तुम दोनों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम दोनों के घर वालों से मैं खुद बात करूंगी। नहीं दीदी प्लीज आप ऐसा मत करना, हमारे घर वाले तो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, हम जैसे तैसे बचते बचाते आपके पास आए हैं। अगर आप उनसे बात करोगे ना तो हमारे बारे में उन्हें पता चल जाएगा। तुम दोनों डरो मत, तुम लोग चिंगारी की शरण में आए हो, और चिंगारी के शरण में आए हुए का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, समझे? मैं अपने तरीके से बात करूंगा उन दोनों से, ठीक है? तुम लोग परेशान मत हो, शांत हो, रिलैक्स हो जाओ। पहलवान जा चाय लेके आ। मैं हूं ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, और तुम दोनों की शादी भी मैं ही करवाऊंगी, समझे? दीदी कहाँ चल रहे हैं? यार उस बच्ची को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। सारा सामान रख दिया ना? हाँ सारा सामान रख दिया, और गाड़ी में कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और दवाइयाँ रख ली हैं? हाँ। दीदी स्कूटी को रोक दिया। पहलवान वो देख, लगता है ये दोनों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अरे दीदी कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं दर्शन करने जा रहे होंगे। बेटा घूमने जाने वाले ना ऐसे रोते नहीं है, वो देख उसकी माँ कैसे रो रही है। अरे राधिका अब रोना धोना छोड़ो, जो भी हमारे साथ होगा देखा जाएगा। मेरा मन नहीं कह रहा है जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? अरे सब ठीक हो रहा है, मैं हूं ना, चिंता काहे को करती हो? आज इन दोनों को सबक सिखा के दम दूंगा। जिस पेड़ की छाव में रहकर तुम लोग बड़े हुए हो, उसी पेड़ को काट के सूखने के लिए डालने जा रहे हो तुम लोग। आप गलत समझ रही हैं, ये हम दोनों को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों इन दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ। ये हमें छोड़ने नहीं जा रहे, हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। माफ करना मुझे, गलतफहमी में आके मैंने आपके साथ बदतमीजी की, माफ करना मुझे। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और समाज की बिगड़ी सोच को सुधारने का काम करती हूँ मैं। ये मेरा इकलौता बेटा आकाश, और ये मेरी बहू आकांक्षा। दरअसल हम दोनों बूटा बूटी इन दोनों की आंखों में खटक रहे थे। हमारी बहू हमें घर से अलग रहने के लिए कह रही थी, और इससे पहले कि ये हमें अपने घर से अलग करें, हमने इन दोनों को घर से अलग करने का फैसला कर लिया। अरे ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, कमाई सब कुछ मेरा है, और मेरी कमाई पर अगर अपना कोई हक जताए ये मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल। मम्मी पापा हमें माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, तो गाड़ी में बैठो और जाओ। तुम्हारा आश्रम में रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है, और वहाँ के इंचार्ज से मेरी बातचीत हो चुकी है, तुम्हें रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वाह वाह, बिल्कुल सही फैसला आपका। ये औलादे अपने आप को समझती क्या है, और माँ बाप को क्या समझती हैं? बेसहारा या फिर लाचार? अरे नकलमंदों, कौन समझाए कि माँ बाप कभी लाचार और बेसहारा नहीं होते? अरे इन औलादों को माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप अपने दम पे खड़े होते हैं। ये औलादे जो होती है ना, माँ बाप के बिना एकदम चल भी नहीं सकती और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। चिंगारी जी, हमारी हिम्मत की दीवारें अभी इतनी जर्जर नहीं हुई कि कोई हमारे जज्बातों की छतों को रौंद कर चला जाए। जिनके चलने के लिए हमने रास्तों से कांटे हटाए, वही हमारी राहों में गड्ढा खोदने चले थे। माँ जी, बिल्कुल सही डिसीजन आपका। इससे बहुतों को सीख मिलेगी कि आजकल बच्चे माँ बाप को आश्रम नहीं भेज रहे, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों को आश्रम भेज रहे हैं। दीदी इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा के दिखा दिया। सही कह रहा है पहलवान, आज तक तो सबने सीधी गंगा बहती हुई देखी होगी, और इन दोनों ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी। मजा आ गया भाई। पापा हमें माफ कर दो, हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। अब वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें सूट नहीं करेगा। अच्छा, तो जो बेटे अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं, उन बेटों को ये समझ नहीं आता क्या कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनके माँ बाप को सूट नहीं करेगा? है बेटा, जो डिसीजन मैंने ले लिया है ना, अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाड़ी में सामान पैक रखा है तुम्हारा, बैठो और फुर हो जाओ, जाओ। और राधिका, आज हम एक बहुत सुंदर सी मूवी देखने के लिए चले हैं, और उसके बाद साथ में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी खाएंगे। अभी तक हम अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं, और अब
हम अपने लिए जिएंगे, पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे राधिका। हाँ चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरफ से बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी। इसमें धन्यवाद कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जो पहल की है ना, देखना समाज बहुत हद तक सुधरेगा। और हाँ, आज तक तो माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते हुए देखा होगा ना, इस बार जरा तुम लोग एक्सपीरियंस करके आओ, समझे? चल पहलवान। सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी मैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ सबको मार दूंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। दीदी आप चलो यहाँ से, ये औरत मुझे पागल लग रही है, कहीं हमारे पत्थर न मार दे। नहीं साक्षी बेटा, ये औरत पागल कम घायल ज्यादा लग रही है। इसके गम के समंदर की गहराई में उतर के देखने की कोशिश करते हैं कि कितना गम भरा है इसके अंदर। चल तो। दीदी आप ना हर किसी की गहराई नापने लग जाती हो। अभी तो हमें डंडा पड़ा है, अब लग रहा है पत्थर खाने का भी इरादा है। हाँ ना बेटा, देख कितनी दुखी लग रही है। हाँ आपको ना राह चलते बसोड़ी में टांग अड़ाने की आदत सी पड़ गई है। खैर आप किसी की बात मानती कहाँ हो जो मेरी मानोगी। अब चलो। मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारा मैं सर फोड़ दूंगी, मार डालूंगी। जाओ जाओ। अम्मा, मैं आपके बच्चे जैसी हूँ ना। खबरदार, मुझे अगर दोबारा माँ बोला तो आंखें नोच लूंगी मैं तेरी। बड़ा है माँ बोलने वाला। दीदी ये तो बड़ी खूंखार लग रही है, आप चलो यहाँ से। चलो। नहीं साक्षी बेटा, इनको मैं ऐसी हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। अम्मा, आपको भूख या फिर प्यास लगी है क्या? दूर हट, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना मुझे। तू है कौन? क्या नाम है तेरा? अम्मा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, याद आ गया। मेरा नाम राधा था और मेरे दो बेटे थे, दो बहुएं भी थी और छोटे पोता पोती भी थे और एक मेरी जवान बेटी भी थी। मार डाला मेरे सारे परिवार को, मेरी आंखों के सामने मार डाला। कोई नहीं बचा, मार डाला सबको। अम्मा, आप कहाँ से आई हैं? रहती कहाँ हैं आप? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? हाँ, याद आ गया। वो पड़ोसी देश है ना, मैं वहाँ की रहने वाली थी। घर के आगे मंदिर बनवाना भारी पड़ गया। मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला, काट डाला मेरे बच्चों को। मेरी जवान बेटी की इज्जत मेरी आंखों के सामने लूट ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं। साक्षी बेटा, इनके जैसे ना जाने कितने लोग सीने में दर्द छुपाए हुए तर भटक रहे होंगे पागलों की तरह। अरे कहाँ गया ईश्वर, कहाँ गया अल्लाह? पड़ोसी देश में मेरे जैसे न जाने कितने लोग मार दिए गए, काट दिए गए। अम्मा, यहाँ आप कहाँ रह रही हैं? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो। अरे क्या कर रही हो यहाँ तुम? चल मेरे साथ। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। आप कौन है साहब? मैं मेंटल हॉस्पिटल का कर्मचारी हूँ। ये भागकर यहाँ आ गई है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। बहुत दुखियारी है बेचारी।
नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ नहीं रहूंगी। अरे चल ना। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। साहब अब ये कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरे साथ रहेंगी अब। आपके साथ? हाँ जी। लेकिन आप इन्हें ऐसे साथ नहीं ले जा सकते। इनका नाम हमारे मेंटल हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड है। अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल चल के आपको कुछ पेपर्स कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, तब आप ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल चल के कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। और अम्मा, आज से आप मेरे साथ रहेंगी। हाँ, मैं पागल खाने में नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। आइए चलिए, मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। आप बेटा। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारे किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिस हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिस हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा, फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। और इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे, तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी, कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर आराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना, तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना, तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना,
अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है, और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। सुनो जी, इसे कहते हैं तकदीर का पलटी मारना। ठीक कहते हो भगवान। आज से 2 साल पहले हम तुम्हारे भाई के फेंके हुए टुकड़ों पे पला करते थे, और आज देखो हम कितने ऐशो आराम से रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये कलयुग चल रहा है। इस काल में जो मेहनत करेंगे ना वो भूखे मरेंगे, और जो छल कपट करेंगे ना हमारी तरह ऐशो आराम से जिएंगे दूसरे की प्रॉपर्टी पर। सही कह रहे हो भगवान। बिल्कुल सही कह रही हो। ये कौन है? भाभी, मैं आपका देवर शैलेंद्र। भाभी, आपने पहचाने नहीं मुझे। मैं आना नहीं चाहता था भाभी, लेकिन क्या करूं, इस भूखे के लिए आज किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसीलिए आपकी चौखट पर आ गया हूं। भाभी, आप ना खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं यहीं बैठ जाऊंगा। घर में जो भी बना ले आओ भाभी, मैं यहीं खा लूंगा भाभी, यहीं बैठ के खा लूंगा मैं। सुनो जी, अब बैठे बैठे क्या देख रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो ना इसे। जिस घर में बैठ के शैलेंद्र जी को खाना खाना चाहिए, वहां पे तेरे जैसा नीच और लालची भाई बैठ के खाना खा रहा है, और जिसे दूसरों को टुकड़ों पलना चाहिए, यहाँ पे शहंशाहों की तरह जिंदगी जी रहा है। ये बंदा गली गली भीख मांग के खाना खाता है। इसने अपनी आप बीती बताई तभी चिंगारी आई है, समझा? अबे तो है कौन और मेरे घर में घुसे कैसे आई? चिंगारे कन्नर, 2 मुंहे सांपों के लिए तलवार 2 धारी हूं मैं। गौर से मेरी आंखों में देख, चिंगारी हूं मैं, चिंगारी। काट के लाश कर दूंगी, जला कर राख कर दूंगी, समझा? और उस राख को ना हवा में उड़ा दूंगी, समझा? मेरी बदनसीबी देखो चिंगारी जी, अपने ही घर में भीख मांगकर खाना पड़ रहा है मुझे। अबे तू कैसा कलयुगी भाई और तू कैसी कलयुगी भाभी है, जो अपने भाई और अपने देवर को दर-दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के पैसों पे तुम दोनों ऐश कर रहे हो, और ये बंदा दर-दर भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुका है। तूने अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, कोई जोड़ो से नहीं की थी। हाँ, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि हमारे मत्थे मार दे तू अपनी प्रॉपर्टी। क्या इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों का नाम इसलिए किया था कि तुम दोनों मिलके इन्हें दर-दर भटकने में मजबूर कर दो, खाने के लिए तरसा दो? चिंगारी जी, मैंने आपको अपनी 2 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी ना, उन दिनों मेरी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसका फायदा उठा के इन दोनों ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, है ना? हाँ चिंगारी जी, इन्होंने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। ये लोग मेरे ही घर में मालिक बनकर बैठे हैं, और मैं अपने ही घर में 2 रोटी की भीख मांग रहा हूँ, 2 रोटी की भीख मांग रहा हूँ। फ्रॉड और 420 का ऐसा केस लगवाऊंगी ना कि दोनों के दोनों बाहर की दुनिया देखने के लिए तरस जाओगे, याद रखना। चिंगारी जी, जब कोर्ट में मैं जायदाद के पेपरों पर साइन कर रहा था तो मेरा हाथ कांप रहा था मेरा हाथ। बस इतना सबूत काफी इन दोनों को सजा दिलवाने के लिए। तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और इन दोनों ने तुम्हें डरा के धमका के तुम्हारा सब कुछ अपने नाम करवा लिया, और तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, इन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ हमारे नाम किया था। जानती हूं मैं, लेकिन कानून सबूत मांगता है, सबूत, समझे? चिंगारी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है,
इस उम्र में हमारी इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिए। तो ठीक है, कल सुबह ही ये घर खाली करके निकल जाओ तुम लोग। हाँ, हम लोग चले जाएंगे, बस आप ना हमारी इज्जत को मत उछालना। चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए। भैया आप हमें माफ कर दीजिए। आउट आउट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी, आपकी वजह से मुझे मेरा घर मिल गया, वरना मुझे 2 रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता। हर मजबूर और लाचारों की छड़ी हूं, इसीलिए तो आप जैसे लोगों के साथ खड़ी हूं। आइए बैठिए। अरे पुष्पेंद्र जी, कहाँ जा रहे भाई बहन दोनों? अरे राम राम चिंगारी जी। अरे राम 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 राम। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चिंगारी जी, आज मैं बड़े भाई होने का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। आप तो जानती हैं चिंगारी जी, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। मेरी बहन के एक बेटा और एक बेटी है। अरे जानती हूँ पुष्पेंद्र जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो अपनी बहन के बारे में इतना सोच रहे हो। चिंगारी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। आजकल की मतलबी दुनिया में भाई बहन का इतना गहरा प्यार बहुत ही कम देखने को मिलता है पुष्पेंद्र जी। चिंगारी जी, आज मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी बहन के नाम करने जा रहा हूँ। क्या हुआ चिंगारी जी, आपको मेरे फैसले से खुशी नहीं हुई क्या? नहीं पुष्पेंद्र जी, मुझे आपके इस महान फैसले से कतई खुशी नहीं है। चिंगारी जी, अगर मेरा भाई सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? माला बहन, मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी पुष्पेंद्र भाई जी की करती हूँ मैं। फिर चिंगारी जी, जब मेरे भाई ने आपसे कहा कि वो सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको झटका क्यों लगा? माला बहन, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं की लहरों में बहकर अपना सब कुछ रिश्तों किस्ती में डाल के पतवार किसी और के हाथ में थमा दिया है। चिंगारी जी, आप मेरे भाई के मन में मेरे खिलाफ नफरत और जहर घोल रही है। चिंगारी जी, मेरी माला बहन ऐसी नहीं हो सकती है। हम दोनों का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। पुष्पेंद्र जी, ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं में आकर अपना सब कुछ या तो रिश्तेदारों को नाम कर दिया है या फिर भतीजा भतीजे के नाम पर, सिर्फ ये सोच के कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मैं आपको सिर्फ एक किस्सा सुनाती हूँ जो सिर्फ 15-20 दिन पहले की बात है। बढ़िया सर, और काम बढ़िया चल रहा है। प्लाट ले लिया तो मकान कब बनवा रहे हो? बस सर अभी तैयारी है बस मकान। अरे सुनो 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 भाइयों, हाँ मैं भी करोड़पति था। अच्छा। मेरे भी बहुत बड़े कारोबार थे। हाँ। मेरे भी घर में नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती थी। अच्छा, तो हम क्या करें सर? भाइयों, मुझे मेरी दरिया दिली न मारा है। भाइयों, कभी भी भावनाओं में बह करके अपना सब कुछ किसी को मत दे देना, किसी का नाम मत कर देना, बर्बाद हो जाओगे, मेरी तरफ बर्बाद हो जाओगे। अबे तो किसने कहा था देने को? अरे कोई मेरी सुनता ही नहीं है, कोई मेरे मानता ही नहीं है, कोई मेरे कहना मानता ही नहीं है। अरे अरे चिंगारी जी, मेरे खाना लाई है क्या? हाँ शैलेंद्र जी, लेके आई हूँ मैं। हाँ लाओ लाओ लाओ, ये लीजिए। चिंगारी जी, देखो कैसे करोड़पति आदमी भिखारियों की जिंदगी जी रहा है। भावनाओं के सागर में बिना सोचे समझे जो कूदता है ना, वो डूबता जरूर है शैलेंद्र जी। चिंगारी जी, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने सोचा था अपनी सारी दौलत का मैं क्या करूँगा। मैंने जोश में आके अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े भाई के लड़के के नाम पे कर दी। जब तक बड़े भाई जिंदा थे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, मेरा पूरा ख्याल रखते थे वो। भाई के गुजरते ही कुत्ते की तरह घर से निकाल दिया मेरे भतीजे ने मुझे। शैलेंद्र जी, आपने अपने ही हाथों अपने नसीब के टुकड़े किए हैं। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई।
और शैलेंद्र जी, अब जो हुआ सो हुआ, इसमें अब आपका कोई वश नहीं चल सकता। बस अपनी ये जिंदगी अच्छे से बिताइए, क्या कह सकती हूँ मैं। चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ गया हूँ प्रॉपर्टी जिंदगी की बैसाखी होती है और मरने से पहले ये बैसाखी किसी और को नहीं देनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी तो गलती करने से बच गए, आप ये गलती करने तो नहीं जा रहे ना? करिएगा मत। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि बरसों से बिछड़े दो भाई फिर से एक हो गए हैं। हाँ चिंगारी जी, आपका एहसानमंद हूँ। अगर आप नहीं होते तो हम दोनों भाई कभी नहीं मिल पाते। पता नहीं मैं कैसे लोगों के बहकावे में आ गया था और अपने भाई से दूर हो गया था, लेकिन मैंने ये दिन कैसे काटे हैं बस मैं ही जानता हूँ। भाई से बिछड़ करके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा एक बाजू कट गया हो, लेकिन आज भाई के रूप में मुझे वापस ऐसा लगता है कि मेरा बाजू वापस आ गया है। आज सचमुच खुशी का दिन है। देखिए संजीव जी, मैंने तो सिर्फ दोनों भाइयों के बीच में जो गलतफहमियां थी ना वो दूर की है, लेकिन दोनों भाई तो एक माँ के कोख से जन्मे थे ना, कब तक दूर रह सकते थे। दोनों ने एक दूसरे की कमी महसूस की और आज देखिए दोनों भाई एक साथ हैं। हाँ चिंगारी जी, एक कलंक था मेरे माथे पे कि मैंने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। अरे मैं थक गई थी लोगों की बातें सुन सुन के, लेकिन सच्चाई क्या थी ये मैं जानती थी। लेकिन आज ये कलंक मेरे माथे से धुल गया चिंगारी जी। आज ये दोनों भाई एक हो गए, इससे बढ़ के खुशी और कुछ नहीं है। अरे आज तो हमारे घर में दिवाली होनी चाहिए। देखिए सुनीता जी, मैंने भी आपके बारे में लोगों से बहुत सुना है, और जिन लोगों से सुना ना वो सब आपके चाहने वाले थे। उन्होंने ये बताया कि सुनीता जी की कोई गलती नहीं है। देखिए बाहरी लोगों ने तो दो भाइयों के बीच में फूट डाल दिया, लेकिन कलंक आपके माथे पाल दिया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी घर में, दुनिया के किसी भी घर में कोई भी फूट डलता है ना, हमेशा इल्जाम एक औरत के ऊपर ही आता है कि औरत घर में आई और दो भाइयों को अलग कर दिया, औरत घर में आई माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, औरत घर में आई सारी प्रॉपर्टी अपनी हथिया ली। तो देखिए ये कलंक तो आपको जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा, है ना। देखिए सुनीता जी, सीता माता का जब हरण हुआ था ना, रावण ने किया था, सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को निष्कलंक साबित नहीं कर पाए। ये तो जन्मों जन्मांतर तक चलेगा। बस ये औरतों का बस यही धर्म होना चाहिए कि कैसे भी करके अपने परिवार को जोड़ के रखें। और हाँ, मैं आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, घर के बाहर लोग क्या बोल रहे हैं ना, वो आपके घर में सिर्फ फूट डालना चाहते हैं। कोई भी किसी की खुशियां देख के खुश नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आप परेशान होंगे ना, नमक और मिर्ची जरूर डालने आएगा। इस बात को आप दोनों भाई भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चिंगारी जी, आपकी वजह से मुझे मेरा भाई वापस मिल गया है, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल गई है। हाँ चिंगारी जी, आपने लाखों घरों को उजड़ने से बचाया। भगवान आपकी ना लंबी उम्र करे। समाज की बेटी हूँ, समाज के लिए जीऊंगी, और जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, समाज का भला ही करती रहूंगी, समझी। क्या हो बेटा, किसने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या, बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मतलब बेटा? दीदी, मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी और मेरे पैदा होने को। बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी, मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है, और मम्मी कहती है कि जहर दे दो। फिर ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी, मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दिया है।
लो उत्सव बेटा, ये खा लो। पापा मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊं? इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। सुंदर, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा दे करके अपने यार से मिल करके इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी। औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते। क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए, और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर में उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्ची को, जहर दे दो इसे। ओए बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है। लव मैरिज का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी इस बच्चे का क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पीस रहा? चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा उसी का इलाज करने जा रहे हो। चल बेटा। ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ओए, उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी, ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है। दीदी सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो वो दखने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको। दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको। समझे? दीदी इसकी शकल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा पहलवान, कान खोल के सुन ले। चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है। चुपचाप अपने ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा 2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी। समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो।
हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी, बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी, मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया है कि 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ इसको। तभी तो आपको बुलाया है, अब आप देखो दीदी इसको। दीदी, आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी। इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी, प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी, पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी, ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है, लेकिन क्या हुआ दीदी, बताओ ना। बेटा, एक गिलास पानी लेके आना, एक चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा। ये पिला दो। दीदी, बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है दीदी, प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को खुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल विवाह का नहीं हो सकता। बेटे, क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा दीदी, जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज। बेटा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी, मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी, आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी। बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी, आपके कितने रूप हैं? ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला।
पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे, चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं। चलो तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार। तुम इधर बैठो मेरे पास। अच्छा मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने।
कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे, लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी, लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना, आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तू ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, मुझे माफ करना। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा, और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड मैम। 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ, वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए, और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चलो सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए,
तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देके कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलाद ही बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलाद ही बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस।